हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? और आज तैयार हो जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मुद्रास्फीति का वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा हुआ है वीडियो में, देखिएगा ज़रूर। तो मुद्रास्फीति का जो चैप्टर है वो वीडियो के माध्यम से आपने पढ़ा और पूरा टाइम दिया मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आज इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। आपने उस वीडियो को कितना समझा है, आज उसका टेस्ट होगा। और 2 सेट में ये इसके क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो दोनों पार्ट देखिएगा और 10-10 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके IAS, PCS, RO, ARO, CDS और जितने भी MCQ टाइप के आपके एग्जाम हैं उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी व्याख्या हम साथ साथ करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के आंसर देते समय हमें कैसे डेप्थ में क्वेश्चन को पढ़ना होता है और कैसे उसके आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस भी करते जाएंगे, आंसर भी प्रैक्टिस करेंगे और डिस्कस भी करेंगे साथ साथ। तो चलिए, मुद्रा एवं बैंकिंग या मनी इन्फ्लेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है महंगी मुद्रा शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। यानी कि जो महंगी मुद्रा है इसका मतलब क्या है, इससे क्या स्पष्ट होता है, महंगी मुद्रा से क्या स्पष्ट होता है। इनमें से जो ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जिससे महंगी मुद्रा की डेफिनेशन आपको पता चल जाती है। तो पहला है आवासीय ऋणों पर निम्न ब्याज दर। सेकंड, मंदी की अवस्था में मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रा का मूल्य मुद्रा की परचेजिंग पावर होती है। मुद्रा के बदले प्राप्त होने वाली वस्तुओं की मात्रा से मुद्रा का मूल्य तय होता है। तो इसमें मनी परचेजिंग पावर को बताया गया है कि जब मंदी की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, इसका मतलब ये है, ऐसा पूछा जा रहा है। उच्च ब्याज दर, ठीक है। इसके अलावा आवासीय ऋणों पर ब्याज की दर में कमी के कारण। देखिए, पूछा है महंगी मुद्रा। अब ये मुद्रा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए है। अब ये महंगे हैं या सस्ते हैं, ये कैसे पता चलेगा? आपने अगर 1 लाख रुपए ब्याज पर उठाया बैंक से, तो जब आपने 1 वर्ष पहले 1 लाख रुपए ब्याज पर लिया था तो 5% ब्याज आपको देना पड़ा। लेकिन 1 साल बाद 1 लाख रुपए आपने फिर से लोन लिया तो आपको 8% ब्याज देना पड़ रहा है। तो आपके ब्याज की दरें बढ़ गई। यानी कि जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो मुद्रा का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ब्याज क्या होती है? मुद्रा की लागत होती है। आपको बैंक ने 1 लाख रुपए ऋण दिया और बदले में आपसे ब्याज लिया। अगर ब्याज बढ़ता है तो मुद्रा महंगी होती है और ब्याज कम होता है तो मुद्रा सस्ती होती है। यहाँ पर महंगी मुद्रा से तात्पर्य है उच्च ब्याज दर। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? त्वरित प्रवास का मतलब क्या है? जो तुरंत अपना स्थान परिवर्तित कर देती है। जैसे विदेशी मुद्राएं, जैसे दूसरे देश में बैठे हुए लोग किसी दूसरे देश में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, चाहे वे उद्योगपति के रूप में निवेश करते हों या शेयर के रूप में निवेश करते हों। जैसे मान लीजिए हम भारत में बैठे हुए हैं, हमने शेयर मार्केट से किसी अमेरिकन कंपनी के शेयर खरीदे जो कि अमेरिका में है, तो हमने यहीं बैठ करके अमेरिका के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया या निवेश किया। फिर हमको लगता है नहीं, अमेरिका में हमें ज्यादा फायदा नहीं, अमेरिकन कंपनी नहीं, हम जापान की कंपनियों में निवेश करते हैं, तो हमने वहां से पैसे निकाल करके जापान में इन्वेस्ट कर दिए। फिर हमको लगता है नहीं, जर्मनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो मुद्रा है हमारी, ये स्थान बदल रही है। तो ऐसी मुद्रा जो तुरंत अपना स्थान बदल दी है या लाभ के क्षेत्रों की ओर आकर्षित होती है, यानी कि ऐसी विदेशी मुद्रा जो तुरंत अपना स्थान बदल देती है। और स्थान किसके प्रभावित होकर के बदलती है? लाभ, यानी कि जहां लाभ दिखाई देता है वहीं पर यह मुद्रा जाती है। ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा यानी कि हॉट करेंसी, स्वर्ण मुद्रा यानी कि गोल्ड करेंसी, सुलभ मुद्रा यानी कि सॉफ्ट करेंसी, दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी। ध्यान दीजिएगा, दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी है, गर्म मुद्रा हॉट करेंसी है और हमारा उत्तर है गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी। ये हॉट करेंसी इसको क्यों बोला गया है ये भी समझिए। जैसे मान लीजिए ऐसी मुद्रा जो कि तुरंत अपना स्थान बदल देती है और ये टिकती नहीं एक जगह पर, यानी कि यह इसमें इतनी ज्यादा
स्थान बदलने की प्रवृत्ति होती है, गतिशील होती है कि यह एक जगह टिकती नहीं है। इसीलिए इस मुद्रा में बहुत संवेदनशीलता, बहुत सेंसिटिविटी होती है और यह कब अपना रुख बदल दे इसमें कोई नहीं जानता। बहुत रिस्क होता है इसमें इन्वेस्ट करने से, तो इसीलिए इसे हॉट करेंसी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हॉट करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर यह भी जान लीजिए दुर्लभ मुद्रा क्या होती है। दुर्लभ मुद्रा वह होती है जिस मुद्रा की अंतरराष्ट्रीय डिमांड बहुत ज्यादा होने के कारण वह महंगी हो जाती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेन देन में उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वर्तमान में अमेरिकी डॉलर, तो अमेरिकी डॉलर की अंतरराष्ट्रीय डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसका इस्तेमाल है, तभी तो $1 का मूल्य 80-82 रुपए है। और दुर्लभ होने का तात्पर्य डॉलर से भी ज्यादा महंगी मुद्राएं हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वे दुर्लभ मुद्राओं में इसलिए नहीं आती क्योंकि वह मुद्रा दुर्लभ मुद्रा है जिसे विश्व के सभी देश व्यापार में स्वीकार करते हो, ठीक है, और इस वजह से उसकी अंतरराष्ट्रीय मांग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वह हार्ड करेंसी में गिनी जाती है। सुलभ मुद्रा क्या होती है? सुलभ मुद्राएं वे होती हैं, सॉफ्ट करेंसी वे होती हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय डिमांड कम होती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार या लेन देन में इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। स्वर्ण मुद्रा क्या होती है? स्वर्ण मुद्रा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया एक क्या होता है, एक ऐसी आर्टिफिशियल करेंसी होती है, इसे हम SDR कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट जो है यानी कि SDR एक ऐसी कृत्रिम मुद्रा है जिसे पेपर करेंसी के रूप में भी जाना जाता है, और ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई एक टोकन करेंसी है जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य देश हैं वे आपसी लेन देन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है? अगला प्रश्न यहीं से आ गया जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे, इनमें से कौन सी मुद्रा ऑब्लिक मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल करेंसी इनमें कौन सी है? एडीआर का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। GDR इसका पूरा नाम क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। SDR का पूरा नाम क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। अभी मैं आपको बता रही थी SDR अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई एक टोकन करेंसी है और इसकी वैल्यू गोल्ड के समान होने की वजह से इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। दुनिया के जो IMF के जो सदस्य देश हैं वो आपसी लेन देन में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी स्वीकार्यता गोल्ड के समान है। तो गोल्ड के समान इस पर भरोसा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य और इसे आपसी लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। और इसका पूरा नाम क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। तो इनमें से कौन सी कृत्रिम मुद्रा है? SDR। ADR और GDR क्या है इसको समझ लीजिएगा। जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट हैं, इन दोनों का संबंध अंतरराष्ट्रीय शेयर मार्केट से है। अंतरराष्ट्रीय शेयर या सिक्योरिटी मार्केट से संबंध है ADR और GDR का। शेयर मार्केट जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल्स में आपको बताएंगे, लेकिन इनमें जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो भी आर्टिफिशियल मुद्रा, वो क्या है? SDR। तो हमारा आंसर होगा C। आंसर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी कि मुद्रा बहुत सारे काम करती है, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो मुद्रा नहीं करती? पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर डिस्कस करेंगे। पहला है विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में काम करना। यह तो मुद्रा का सबसे मुख्य कार्य है, क्योंकि मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सोर्स है जिससे हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं, लेकिन मुद्रा को हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। मुद्रा के माध्यम से हम चीजों को खरीदते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। और क्या करती है मुद्रा? मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल। यानी कि पहला ये भी मुद्रा का कार्य है कि मुद्रा मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। अगर आपको ये पेन खरीदना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, आप दुकान वाले को पैसे दोगे और ये रुपए खरीदोगे। लेकिन जब मुद्रा नहीं होती थी तब कैसे काम होता था? जब मुद्रा नहीं होती थी तो वस्तु विनिमय होता था। यानी कि अगर आपको ये पेन चाहिए तो इस जिसके पास ये पेन है
आप उसके पास जाएंगे और वो आपसे वह वस्तु लेने को राजी होगा जो आपके पास है, उसके बदले आपको ये देगा। तो ऐसे बाजार जहां पर वस्तुओं के बदले वस्तुएं मिलती हैं, तो ऐसे बाजार को या ऐसे लेन देन को वस्तु विनिमय कहते हैं। इसे सरल बनाने के लिए समय के साथ साथ मुद्रा का प्रचार प्रसार हुआ और मुद्रा से यह कार्य आसान हो गया। तो मुद्रा क्या करती है? विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन या एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज। मुद्रा एक्सचेंज में क्या करती है? मध्यस्थ का, मीडिएटर का काम करती है। और मुद्रा में हम मूल्य संचय कर सकते हैं, यानी कि हम मुद्रा को इकट्ठा कर सकते हैं और उससे फिर हम बाद में सामान खरीद सकते हैं। लेकिन वस्तुओं को हम कितना इकट्ठा करेंगे? तो मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। लेखा इकाई के रूप में कार्य कर सकती है, बिल्कुल सही है मुद्रा। लेखा इकाई की मुद्रा से हम आंकड़े, मुद्रा के आंकड़ों में हम अपने व्यापार की पूरे लेखा और जो हमारी बैलेंस शीट है वो तैयार कर सकते हैं। उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त करना, ये सब नहीं कर सकती। पूछा है मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है, तो डी मुद्रा का कार्य नहीं है। उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त करना, यानी कि हम मुद्रा को डायरेक्ट उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से वस्तुएं खरीद के उपभोग कर सकते हैं, मुद्रा को सीधे कंज्यूम हम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि आप अपने, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्नों को आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आईएएस में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, प्रश्न में एक एक बात को ध्यान समझेंगे कि मांग जमा खाते से आप पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, आप मांग जमा खाते से पैसे निकाल रहे हैं और उस, जैसे पैसा आप ही का है, लेकिन आपने बैंक में आपके खाते, मैंने बताया था 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसमें मांग जमा खाता, इसमें करंट अकाउंट, और इसमें बचत अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट, और रेकरिंग अकाउंट, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी कि जो आपका मियादी खाता होता है उसमें आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो आपने मांग जमा खाते से, अब यहां पर ये देखिए, मांग जमा खाता ये किससे संबंधित है? यानी कि आपका वह खाता जिसमें आप अपने पैसे सुरक्षित रखते हैं या सेव करते हैं। तो आपकी मांग जमा खाते में कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे मांग जमा खाते बैंक में 2 होते हैं। एक कौन सा होता है? चालू खाता, ठीक है, चालू खाता, और दूसरा क्या होता है? बचत खाता। तो चालू खाता और बचत खाता ये दोनों ही हमारे मांग जमा खाते के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें से हम जब चाहे अपना पैसा मांग सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं। तो चालू खाता और बचत खाता, इन दोनों में से आपने कितने पैसे निकाल लिए? 1 लाख रुपए निकाले हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, मुद्रा की समग्र आपूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आ जाएगी। ऑप्शन बी, मुद्रा की समग्र आपूर्ति में, मुद्रा का प्रवाह वीडियो जो डाला है उसको पढ़िएगा, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि हो जाएगी। सी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए से अधिक की वृद्धि हो जाएगी। और डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में अपरिवर्तित रहेगी। अब इतनी सारी मुद्रा की पूर्ति पढ़ के आप कंफ्यूज हो गए। मुद्रा की पूर्ति का मतलब समझो, जैसे इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझते हैं। सपोज दैट बैंक में मेरे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसे थे उनमें से मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने जो 1 लाख रुपए निकाले हैं इससे अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो पर क्या असर पड़ेगा। अब जरा सोचने वाली बात है कि मेरा ये पैसा चाहे बैंक में हो चाहे मेरे पास हो, है तो उसी रूप में ना, यानी कि जब ये बैंक में था तब भी उसी रूप में कार्य कर रहा था और जब ये मेरे पास है तब भी उसी रूप में कार्य कर रहा है। इसका मतलब मेरे द्वारा मांग जमा खाते से पैसे निकालने के बावजूद अर्थव्यवस्था की समग्र मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि वह 1 लाख रुपए जब बैंक में था तब भी मेरे द्वारा खर्च किया जा सकता था और आज मेरे पास नगद रखा हुआ है तब भी खर्च किया जा सकता है। तो बैंक में हो या मेरे हाथ में हो, इसे खर्च होना है तो ये होके रहेगा। इसलिए इस 1 लाख रुपए के स्थान बदल देने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर, मनी फ्लो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6,
मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, यानी कि कैसे मुद्रा के प्रसार को, मनी फ्लो को कैसे श्रेष्ठ तरीके से हम बता सकते हैं। मनी फ्लो के बारे में वीडियो में बताया गया है। मनी फ्लो क्या होता है? जब आप पैसे खर्च करते हो या कोई भी ऐसा कार्य होता है, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा या सरकार अपनी राजकोषीय नीति के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य करती है जिससे कि अर्थव्यवस्था में और ज्यादा मुद्रा जाए और उसका फ्लो बढ़े, तो इसको बोलते हैं मुद्रा प्रसार। इसको ठीक तरीके से कैसे वर्णित किया जा सकता है? ए, ऊंची कीमतें, बी, कीमत निर्देशांक में वृद्धि, सी, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि, डी, विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुद्रा प्रसार का असर क्या होता है। मुद्रा प्रसार का मतलब है मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बाजार में वस्तुओं की क्या होगी? मांग बढ़ेगी, और जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर होगा ऊंची कीमतें, यानी कि जब भी मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा तो इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से कीमत बढ़ेगी। बाकी सब चीजों की कोई गारंटी नहीं, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि बिल्कुल नहीं होगी, वो तो घट जाएगी, लेकिन एकदम जो क्लियर आपको असर दिखाई देगा बाजार पर, सबसे पहला प्रभाव दिखाई देगा मुद्रा प्रसार का, वो दिखाई देगा ऊंची कीमतों के रूप में। तो क्लियर आंसर इसका है आंसर ए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। यानी कि मुद्रा प्रसार से संबंधित ये 4 बिंदु लिखे गए हैं, इनमें 3 सही है, 1 गलत है, उस गलत को आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन ए, मुद्रा प्रसार इंगित करता है वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु के आधार पर की जाती है। पहला ये लिखा हुआ है। दूसरा है ऑप्शन बी, भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। थोक कीमत सूचकांक क्या होते हैं? WPI। अभी कीमत सूचकांकों पर वीडियो आने वाला है, उसको देखिएगा। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऐसे कीमत सूचकांक होते हैं। सूचकांक मतलब सूचना देने वाले अंक। किसकी सूचना? कीमतों की। और कौन सी कीमतें? थोक कीमतें, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक का मतलब है ऐसे सूचकांक जो थोक मूल्य यानी कि होलसेल प्राइस में होने वाले परिवर्तन की जानकारी देते हैं, उन्हें हम WPI या थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। तो भारत में मुद्रा प्रसार दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये पूछा गया है। तीसरा है, मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। और चौथा है, मुद्रा प्रसार की दर का नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। अब पूछा है कि मुद्रा प्रसार के बारे में क्या गलत है, तो मुद्रा प्रसार की दर का नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, ये सरासर गलत है, इसलिए उत्तर यही होगा। ये जो लिखा हुआ कथन है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है कि जब मुद्रा प्रसार की दर कम हो जाएगी तो कीमतों में का घटना पॉसिबल नहीं है या कीमतों का घटना जरूरी नहीं है, जबकि ये गलत है। सत्य ये है कि जब मुद्रा प्रसार में कमी आएगी तो कीमतों में भी क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए यह चौथा वाला जो पॉइंट है, जो ऑप्शन है, ये असत्य है और उत्तर है हमारा डी। पहला वाला, मुद्रा प्रसार इंगित करता है वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु के आधार पर की जाती है। यानी कि जो थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्यों में परिवर्तन को बताते हैं, और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होते हैं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जो रिटेल प्राइस हैं उनमें होने वाले चेंज को बताते हैं। तो पूछा गया, तो इसमें कुछ वस्तुओं को आधार बनाया जाता है, यानी कि थोक बाजार की कुछ वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर WPI तैयार किया गया, और रिटेल मार्केट की कुछ वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर CPI तैयार किया गया। तो इस इंडेक्स में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है, उन वस्तुओं की कीमतों में जब परिवर्तन होता है तो उसी आधार पर जो सूचकांक हैं, जो इंडेक्सेस हैं, वो भी चेंज होते हैं। इसलिए यह बिल्कुल सही है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और CPI का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी कुछ हद तक सही है।
दी कि लेकिन वर्तमान में सीपीआई का इस्तेमाल ज्यादा होता है। मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन डी वाला बिल्कुल भी सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसका उत्तर जरूर जानते होंगे अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, बिल्कुल सही बात है। और विनिमय दर में सुधार होता है, ये नहीं होता। तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता है, तभी तो मुद्रास्फीति आती है। ये कैसे होता है, देखिए, वस्तु और मुद्रा के मूल्य के बीच में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। अभी तक टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा था, ठीक है, टमाटर जो है 200 रुपए किलो बिक रहा था, और यानी कि इसको ऐसे लिखें, 1 किलो टमाटर 200 रुपए का मिल रहा था, लेकिन अब आज के दिन 1 किलो टमाटर 50 रुपए का मिल रहा है। तो वस्तु वही है लेकिन मूल्य में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर क्या था, मुद्रा, यहाँ पर वस्तु महंगी थी और मुद्रा सस्ती थी, यहाँ पर वस्तु सस्ती हो गई और मुद्रा महंगी हो गई। ये कैसे हुआ, 200 रुपए में जब 1 किलो टमाटर मिल रहा था और वही टमाटर आज 50 रुपए में मिल रहा है, तो 150 रुपए भी बच जा रहे हैं और उतना ही सामान मिल रहा है। मतलब सीधा सा है कि टमाटर के संदर्भ में 200 रुपए का मूल्य 50 रुपए के बराबर हो गया था, और आज वही फिर से चेंज हो गया। जब कीमतें बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति होती है, तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। यानी कि ज्यादा पैसे दे करके थोड़ा सामान मिलता है। बोरी भर भर के पैसे ले जाओ और थैले में सामान लेकर के आओ, तो जब बहुत ज्यादा पैसे दे करके थोड़ा सामान मिलता है, तो इसलिए क्योंकि मुद्रा महंगी हो गई है और सामान महंगा हो गया है और मुद्रा सस्ती हो गई है, तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। दोनों सही है, आंसर होगा ए और बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फीति का समुचित वर्णन है। अपस्फीति क्या होती है, डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन, यानी कि इसको हम डिसइंफ्लेशन भी कह सकते हैं। एक होता है रिफ्लेशन और दूसरा होता है डिफ्लेशन। अपस्फीति को डिफ्लेशन और जो रीइंफ्लेशन जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं हम अपस्फीति, ठीक है। ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इंग्लिश में आप इसको समझ लीजिएगा। अपस्फीति, अप का मतलब होता है रीइंफ्लेशन और अपस्फीति का मतलब होता है डिफ्लेशन। तो यहाँ डिफ्लेशन हो रहा है और इसमें क्या होता है पूछा है, इनमें जब डिफ्लेशन होता है तो क्या होता है। तो पहले तो ये देखिए कि आपको डिफ्लेशन का मतलब पता है कि नहीं, इसको समझिए। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो उसको स्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन में कीमतें तेजी से और लगातार बढ़ती हैं, ठीक है, तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन जब कीमतों में गिरावट शुरू होती है, धीरे धीरे जो कीमतें बहुत तेज बढ़ गई थी वो धीरे धीरे गिरना शुरू होती हैं और लगातार कीमतों में गिरावट होती रहती है, तो इसे डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। और जब मंदी होती है और मंदी में कीमतें डाउन हो जाती हैं तो उसे रिसेशन कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसको री इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन किससे पूछा गया है, डिफ्लेशन का। तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें जो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी अब वो गिरना शुरू हुई और कीमतों में निरंतर गिरावट हो रही है। तो अब इस स्थिति में कीमतों में निरंतर सतत लेकिन धीमी गिरावट होती है, लेकिन निरंतर होती रहती है। अगर ये इसी प्रकार से गिरावट होती रही तो मंदी भी आ जाती है, ध्यान देना। तो कीमतों में निरंतर गिरावट होने रहने का क्रम जो है वो अपस्फीति कहलाता है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। यह किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य मुद्राओं के मुकाबले होने वाली अकस्मात गिरावट है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको तो हम विनिमय दर की गिरावट कहेंगे, इसको हम डिवैल्यूएशन और डिप्रेशिएशन कहेंगे, ठीक है। यह अर्थव्यवस्था में सतत बनी हुई मंदी है। यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। राइट आंसर इज सी लिखा हुआ है। ये वाला आंसर क्यों सही नहीं है, यह अर्थव्यवस्था में सतत बनी हुई मंदी, यहाँ मंदी शब्द इस्तेमाल किया गया। अभी मंदी कहाँ आई है, मंदी तो अपस्फीति का अंतिम चरण होता है ना। अगर अपस्फीति को नहीं रोका गया या निरंतर होती गई
तब जो लास्ट में आएगी वो मंदी होगी। तो यह मंदी नहीं है, यह वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है, यानी कि ये निरंतर होने वाली गिरावट है वस्तुओं की कीमत में। अगर इसको नहीं रोका गया तब आएगी मंदी। जैसे आज चाइना में क्या हो रहा है, अब स्फीति का दौर तेजी से चालू है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर गिरावट हो रही है। अगर चाइना इसको नियंत्रित करने में असफल हो जाता है तो चाइना में मंदी आ जाएगी। ठीक है, यह किसी समय अवधि में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक समय अवधि में नहीं बल्कि निरंतर होने वाली गिरावट है। शब्दों में कितना छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ सतत लिखा है तो आंसर सही हो गया, यहाँ समय अवधि लिखा है तो आंसर गलत हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजों को फोकस करके आप अपने आंसर सही कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में इनका बड़ा महत्व होता है। आपको लगता है आप सब सही करके आए, लेकिन बहुत माइनर सी गलतियां होती हैं, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते, वर्ड नहीं ठीक से, क्वेश्चन नहीं ठीक से पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जो मेन जो फोकस है, जहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है? तो मुद्रास्फीति से लाभ प्राप्त करने वाले में साहूकार। साहूकार कौन होता है? जो कर्ज देता है, यानी कि ये कौन हो गया? ये वो है जिसने कर्ज दिया है। और ऋणी कौन है? यानी कि ये ऋणदाता है। और ये कौन है? ऋण लेने वाला। तो ऋणी। सी बचत खाता अकाउंट रखने वाला। डी राजकीय पेंशनर। पूछा है किसको मुद्रास्फीति से लाभ मिलता है, तो मुद्रास्फीति को लाभ प्राप्त करने वाला जो यहाँ पर कैटेगरी होगी वो कौन होगा? ऋणी। ये कैसे होगा? जैसे अगर किसी व्यक्ति ने 1 वर्ष पूर्व 1 लाख रुपए का ऋण लिया था, ठीक है, तो जब ऋण प्राप्त किया था उस समय मुद्रास्फीति 5% थी और आज 1 वर्ष में मुद्रास्फीति बढ़कर के 10% हो गई। तो इस ऋणी को 5% का लाभ हुआ, क्योंकि जब इसने ऋण लिया था उस समय से लेकर के वर्तमान तक मुद्रा के मूल्य में क्या हो गया? 5% की मुद्रास्फीति के कारण कमी आ गई। यानी कि इसने जब ऋण प्राप्त किया तब पैसे का मूल्य ज्यादा था और जब ये ऋण वापस कर रहा है तब पैसे का मूल्य कम हो गया। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से 1 लाख रुपए लिया, उस समय महंगाई 5% थी और आज मैंने जब उसको पैसे वापस किया तो महंगाई 10% हो गई। तो मैंने जब पैसा लिया 1 लाख रुपए, उस समय 1 लाख रुपए के बराबर मैंने उससे सामान खरीदा, बाजार से इस्तेमाल किया, लेकिन आज जब मैंने वो उसको वापस किया तो उसके देखने में तो मैंने 1 लाख रुपए वापस किया, लेकिन उसमें 5% यानी कि वो 95,000 ही रह गया। उसका 1 लाख का मूल्य कितना रह गया? 95,000 रह गया। 5% कहाँ चले गए? महंगाई की वजह से उस 1 लाख रुपए के मूल्य में 5% की कमी आ गई, क्योंकि महंगाई या मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम होता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था और इसकी आंसर शीट यहाँ पर दी हुई है, मैच कर लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपने पहले आंसर कीजिएगा उसके बाद मैच कीजिएगा। इससे आप खुद का टेस्ट ले पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर से एक बार वीडियो देखिएगा और फिर एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।